सुप्रीम कोर्ट से शिंदे गुट को राहत मिलने के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार अब केंद्र पर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जिनके हाथ में देश की हुकूमत है वो चाहते ही नहीं कि चुनाव हो। शरद पवार ने इस पूरे घटनाक्रम को बड़ा संकट बताया। उधर सामना में 2024 के लिए विपक्ष को इकट्ठा होने की भी अपील की गई है। सामना में छपे लेख में लिखा गया है कि अगर विपक्ष ठीक से एकजुट होता है तो आगामी आम चुनावों में बीजेपी 100 पर ऑल आउट हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से उद्धव गुट को मिली राहत के बाद शरद पवार ने केंद्र पर बड़ा हमला किया है। एनसीपी प्रमुख ने कहा कि शिवसेना को बनाने वालों के हाथ से ही शिवसेना निकल रही है। आज यहाँ हुआ है क्योंकि आज देश की राजनीति की हुकूमत जिनके हाथ में है उन्हें जिस तरह की स्थिति चाहिए इस तरह का डिसीजन, चाहे इलेक्शन कमीशन हो चाहे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सभी से हम लोग देखते हैं। उधर सामना में 2024 के लिए विपक्ष को इकट्ठा होने की अपील की गई। सामना में छपे लेख में लिखा गया है, देश के लोकतंत्र को फांसी पर चढ़ाया जा रहा है और पूरा विपक्ष साथ नहीं आया तो 2024 का लोकसभा चुनाव आखिरी होगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी विश्वास व्यक्त किया है कि अगर विपक्ष ठीक से एकजुट होता है तो आगामी आम चुनाव में भाजपा 100 पर ऑल आउट हो जाएगी। और महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने महाराष्ट्र 2019 विधानसभा चुनाव के बाद हुई राजनीतिक उठापटक को लेकर एक नया दावा किया है। उन्होंने कहा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार 2019 में बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए इच्छुक थे, लेकिन उनकी शर्त थी कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। बावनकुले ने यह भी बड़ा दावा बुधवार को किया। उन्होंने कहा कि शरद पवार बीजेपी को पसंद करते थे लेकिन फडणवीस उनको नागवार थे। जबकि इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था कि जब साल 2019 में अजीत पवार ने बीजेपी के साथ आकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था तब शरद पवार को इसकी पूरी जानकारी थी और खुद शरद पवार के कहने पर ही ये सब कुछ हुआ था। मी आधीच सांगितलं होतं, वारंवार सांगितलं होतं की फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होऊ नये हा त्यांचा एकमेव अजेंडा होता। शरद पवारांचा एकमेव अजेंडा होता की महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एक देवेंद्र फडणवीस जी होऊ नये। त्यांनाही माहिती होतं की देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री झाले तर राष्ट्रवादी काँग्रेस भुईसपाट झाल्याशिवाय राहणार नाही। त्यांचा अनुभव त्याला 14 ते 19 आला होता आणि म्हणून आणि फडणवीस मुख्यमंत्री नको, बाकी कुणी झालं चालतं। भाजपसोबत युती करायला तयार पण फडणवीस मुख्यमंत्री नको। तो ये दावा काफी बड़ा है और दावा यह है कि शरद पवार तो चाहते थे कि बीजेपी के साथ सरकार बन जाए लेकिन उनको फडणवीस नागवार थे। वो कह रहे थे फडणवीस को मुख्यमंत्री ना बनाया जाए तो बीजेपी से गठबंधन हो सकता है। तो महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का ये बड़ा बयान सामने आया, बड़ा दावा उन्होंने किया। 2019 में बीजेपी के साथ गठबंधन चाहते थे पवार, लेकिन पवार ने फडणवीस को सीएम नहीं बनने की शर्त सामने रख दी थी और शायद यही वजह जिस वजह से एक साथ नहीं आ पाए वो। और आपको ये भी बता दें, शरद पवार की सहमति से अजीत पवार ने ली थी शपथ, ये जानकारी दी गई। आपको बता दें इससे पहले जब महाविकास अघाड़ी सरकार थी तमाम सियासी उठापटक हुए थे और उसके बाद आज की राजनीति की हम बात करें तो एक बार फिर यहाँ शिंदे गुट के साथ शिवसेना के साथ बीजेपी इस वक्त महाराष्ट्र की कमान संभाले हुए है, सत्ता में है। लेकिन 2019 में क्या कुछ हुआ ये बड़ा खुलासा किया गया है चंद्रशेखर बावनकुले की तरफ से। तो महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष की तरफ से यह दावा किया गया कि शरद पवार तो बीजेपी के साथ आ सकते थे, शरद पवार बीजेपी के साथ सरकार भी बना सकते थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस उनको तब मंजूर नहीं थे। और फडणवीस ने भी ये कहा था जब उन्होंने अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बनाई तब उन्होंने ये दावा किया था कि ये सारी बातें शरद पवार को पहले से पता थी, उनकी जानकारी में थी, उनकी सहमति के साथ ही अजीत पवार उनके साथ आए थे और उन्होंने फिर डिप्टी सीएम की शपथ ली थी। तो अब 2019 से जुड़े हुए ये तमाम खुलासे एक के बाद एक हो रहे हैं और उसी में एक कड़ी ये जुड़ी है जो महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि शरद पवार केवल फडणवीस की वजह से रुके थे, वरना वो भी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाते।
मी आधीच सांगितलं होतं, वारंवार सांगितलं होतं की फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होऊ नये हा त्यांचा एकमेव अजेंडा होता. शरद पवारांचा एकमेव अजेंडा होता की महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एक देवेंद्र फडणवीसजी होऊ नये. त्यांनाही माहिती होतं की देवेंद्र फडणवीसजी मुख्यमंत्री झाले तर राष्ट्रवादी काँग्रेस भुईसपाट झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्यांचा अनुभव त्याला 14 ते 19 आला होता आणि म्हणून आणि फडणवीस मुख्यमंत्री नको, बाकी कुणी झालं चालतं. भाजपसोबत युती करायला तयार, पण फडणवीस मुख्यमंत्री नको. और बड़ी खबर एक और आपको बता दें, जुनैद और नासिर की हत्याकांड में राजस्थान पुलिस ने 8 आरोपियों की पहचान कर इनकी तस्वीर जारी की है, लेकिन इनमें मोनू मानेसर की तस्वीर नहीं है. जबकि इससे पहले दर्ज एफआईआर में मोनू मानेसर समेत 5 लोगों का नाम शामिल था. ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि इस केस में जिस मोनू मानेसर का नाम राजस्थान पुलिस ने पहले लिया वो नाम अब कहां है. तो राजस्थान पुलिस ने इस केस में गिरफ्तार रिंकू से पूछताछ के बाद कहा कि उसने पूरी वारदात को कबूल लिया. पुलिस के पास सभी टेक्निकल एविडेंस है और 8 लोगों की पहचान उजागर हुई है इस पूरे हत्याकांड में. 8 व्यक्तियों को, रिंकू सैनी तो अरेस्ट हो चुका है, इसके अलावा 8 व्यक्तियों की पहचान स्पष्ट रूप से इस घटनाक्रम में शामिल होनी पाई गई है. उनमें 2 व्यक्ति रिंकू के अलावा एफआईआर में ही नामजद हैं. अनिल निवासी मूलथान, श्रीकांत निवासी मरोड़ा, ये दोनों नूह मेवात के ही रहने वाले हैं. इसके अलावा मेवात क्षेत्र से बाहर के 6 अन्य व्यक्तियों की पहचान हुई है जो इस घटना में शामिल थे. भिवानी में हुए नासिर जुनैद हत्याकांड में एक नया मोड़ आया है. राजस्थान पुलिस ने बुधवार को इस हत्याकांड में 8 लोगों के शामिल होने का खुलासा किया, लेकिन इन 8 लोगों में मोनू मानेसर का नाम आरोपियों की लिस्ट में नहीं है. पुलिस के मुताबिक जिस सफेद स्कॉर्पियो गाड़ी से दोनों का अपहरण हुआ उसे पुलिस ने हरियाणा में एक गौशाला से बरामद कर लिया है और रिंकू ने पूछताछ में पूरी वारदात कबूल कर ली है. मुलजिम पकड़े जाने चाहिए. बड़ी घटना, मार्मिक घटना है. उस घटना की जितनी निंदा करें उसे कम है. और ये जो लफंडर टाइप लोग हैं जो बजरंग दल के नाम से, विश्व हिंदू परिषद के नाम से काम करते हैं, ये बेईमान लोग हैं. असामाजिक तत्व, प्रधानमंत्री खुद ने कहा ये एंटी सोशल एलिमेंट है. एक बार बोल गए वो 4 साल पहले, अगर बार बार बोलते तो अभी नौबत ही नहीं आती. उधर सीएम गहलोत ने इस मामले पर कहा कि कानून अपना काम करेगा. मैं तो कहूँगा कानून अपना काम करे. तब ठीक, अगर उन्होंने एफआईआर कर ली वापस क्लोज भी रहेगी. हमारे यहाँ कंपनी किया हुआ है एफआईआर को, तो मैं ज़्यादा इन बातों में नहीं पढ़ता हूँ. मुलजिम पकड़े जाने चाहिए. बड़ी घटना, मार्मिक घटना है. उस घटना की जितनी निंदा करें उसे कम है. और ये जो लफंडर टाइप लोग हैं जो बजरंग दल के नाम से, विश्व हिंदू परिषद के नाम से काम करते हैं, ये बेईमान लोग हैं. तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अशोक गहलोत को भी सुन लिया आपने, क्या कुछ उन्होंने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए. देवेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मानेसर से जुड़ चुके हैं. देवेंद्र, सबसे बड़ा सवाल यही कि जिस शख्स का नाम इस पूरे घटनाक्रम में सबसे पहले आया था, पुलिस ने भी लिया, इन 8 आरोपी में उसकी तस्वीर ही नहीं है. जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में जो सर्वाधिक जो नाम चर्चा में है वो मोनू मानेसर का है. और मोनू मानेसर को लेकर लगातार जो हिंदूवादी संगठन है वो लगातार पंचायतें भी कर रहे हैं, लगातार उसकी तरफ से बयान भी दिया गया है सोशल मीडिया पर. अगर उसने खुद भी कहा कि वो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल नहीं है, हालांकि उसका नाम एफआईआर में है. और जो पीड़ित पक्ष है वो लगातार इस तरह की मांग कर रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में मोनू मानेसर की गिरफ्तारी जरूर होनी चाहिए. लेकिन पुलिस ने जो अभी तक तहकीकात की है, जो जांच की है, पुलिस ने जिन 8 लोगों की पहचान जारी की और एक पहले जो आरोपी रिंकू सैनी को गिरफ्तार किया, कुल 9 लोगों को अब तक इसमें डिटेन किया गया है, जिसमें से 1 की गिरफ्तारी हुई है. इसमें मोनू मानेसर की जगह मोनू राणा का नाम सामने आया है. हालांकि जो पुलिस के आला अफसर है उनका कहना है कि जांच में किसकी क्या भूमिका रही, अलग अलग पार्ट पे किसने क्या रोल प्ले किया, उन सब की हम जांच कर रहे हैं. लेकिन अभी हमारे पास मोनू मानेसर को लेकर कोई ऐसे पुख्ता सबूत सामने नहीं आए हैं, लेकिन पुलिस अपनी जांच कर रही है. जी, तो पुलिस अपनी जांच कर रही है. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी को विस्तार से बताने के लिए. और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. दारुल उलूम की ओर से हाल ही में मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक गाइडलाइंस जारी की गई थी.
इसमें कहा गया था कि जो छात्र दाढ़ी नहीं रखेगा या दाढ़ी को छोटा करवाएगा उसे मदरसे से बाहर निकाल दिया जाएगा। दारुल उलूम के इस फैसले के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और माना यह जा रहा है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग इस गाइडलाइंस पर दारुल उलूम के खिलाफ एक्शन भी ले सकता है। दारुल उलूम के दाढ़ी वाले फरमान पर अल्पसंख्यक आयोग की कैंची चल सकती है। दरअसल अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य कुमारी सैयद शहजादी ने इस फरमान के खिलाफ शिकायत मिलने पर एक्शन की बात कही है। अभी अगर माइनॉरिटी बच्चे कोई लिखते हैं हमको कि हमको दाढ़ी निकालने से उन्होंने स्कूल के बाहर लगा दिया है, उसके बाद हम इस पे अपना मीटिंग करेंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं काउंसिल से। दारुल उलूम द्वारा मदरसों के लिए एक गाइडलाइंस जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि जो मदरसा छात्र दाढ़ी नहीं रखेगा या दाढ़ी कटवाएगा उसे मदरसों में दाखिला नहीं मिलेगा। इस बीच 4 छात्रों को निलंबित करने की बात भी सामने आ रही है। इस्लाम में फर्ज नहीं है, सुन्नत मौक़ता है कि उन बच्चों को कोई एलर्जी की प्रॉब्लम हो, कोई उनके खाल में इन्फेक्शन हो, डॉक्टर ने एडवाइस किया हो कि आप दाढ़ी साफ करा लें, तो इस्लाम इसकी इजाजत देता है। हालांकि समाजवादी पार्टी के सांसद ST हसन और कुछ मौलवी इस फरमान को बिल्कुल सही ठहरा रहे हैं। मध्य प्रदेश योग आयोग के अध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा ने कहा है कि योग सभी स्कूल समेत मदरसों में भी सिखाया जाए। वेद प्रकाश ने कहा कि योग के पाठ्यक्रम में शामिल होने से बच्चों का न सिर्फ शारीरिक विकास होगा बल्कि मानसिक विकास भी होगा। तो कक्षा 1 से 12वीं तक का सिलेबस भी तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सिलेबस में शामिल करने के लिए अनुरोध भी ये करेंगे योग को। वेद प्रकाश शर्मा के मुताबिक योग किसी धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष का नहीं है, ये सभी का है। और 2 दिन पहले मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने पाकिस्तान में आतंकियों के खुलेआम घूमने की बात कही थी और अब पाकिस्तान से आतंकी सैयद सलाहुद्दीन की तस्वीरें आई हैं। सैयद सलाहुद्दीन एक आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है और भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में शामिल है। एक है उनमें से। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक आतंकी सलाहुद्दीन का यह वीडियो पाकिस्तान का है। वहां हिजबुल के एक आतंकी बशीर अहमद का अंतिम संस्कार हो रहा था और उसी में सैयद सलाहुद्दीन शामिल हुआ है। और वहां भी इसने भारत के खिलाफ आतंक फैलाने की बात कही है। तो पाकिस्तान इस वक्त आतंक से खुद भी करा रहा है। आए दिन वहां पर आत्मघाती हमले होते हैं, लेकिन आतंकवादियों का पनागार अब भी बना हुआ है। ये तस्वीरें सामने। पाकिस्तान की सड़क पर मोस्ट वांटेड आतंकी। दुनिया भर में तलाश, पाकिस्तान ने पनाह। आतंक परस्त पाकिस्तान फिर बेनकाब। ये तस्वीरें आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ और मोस्ट वांटेड आतंकी सैयद सलाहुद्दीन की हैं। ये वही सैयद सलाहुद्दीन है जिसने भारत में कई आतंकी हमलों की साजिशें रची और कश्मीर में आतंकवाद फैलाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वो न सिर्फ पाकिस्तानी सेना की सुरक्षा में खुलेआम घूम रहा है बल्कि भारत के खिलाफ जहर भी उगल रहा है। तस्वीरें पाकिस्तान के लाहौर की हैं। हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाहुद्दीन खुलेआम घूमते हुए दिखाई दे रहा है। आतंकी सलाहुद्दीन पाकिस्तानी सरकार से मिली सुरक्षा के बीच लाहौर में एक आतंकी के जनाजे में शामिल हुआ। ये जनाजा था हिजबुल के आतंकी बशीर अहमद पीर का। अज्ञात हमलावरों ने बशीर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बशीर अहमद पीर को सैयद सलाहुद्दीन का दाहिना हाथ बताया जाता है। वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हिजबुल का लॉन्च पैड संभालता था और नए आतंकवादियों के लिए पैसों और हथियारों का बंदोबस्त किया करता था। पाकिस्तान का ये चेहरा पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान खुद को आतंकवाद से पीड़ित बताता है, कंगाली का रोना रोता है, लेकिन पाकिस्तानी सेना और सरकार किस तरह एक आतंकी की सुरक्षा में खड़ी है, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। सैयद सलाहुद्दीन की आतंकी कुंडली भी आप जान लीजिए। अमेरिका ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल किया हुआ है। अमेरिका ने
सलाउद्दीन के सिर पर $1 करोड़ यानी करीब 83 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। लेकिन पाकिस्तान है कि खुद को आतंकवाद से पीड़ित बताता है, यानी आतंकवाद को पालने वाला खुद आतंकवाद से पीड़ित होने का ड्रामा कर रहा है। FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान ने हाल ही में आतंकवाद पर लगाम लगाने के वादे किए थे। कई आतंकियों को कथित तौर पर नजरबंद किया था, लेकिन वो सब सिर्फ एक दिखावा था, क्योंकि पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से बाहर आते ही ये आतंकी भी बाहर आ गए।